Hello everyone. Today we are going to read chapter third of resolution books. आज हम रिसोल्यूशन बुक का चैप्टर थर्ड पढ़ेंगे, ग्रोइंग अप पेन्स। इसका मीन्स होता है किशोरावस्था की पीड़ाएं। और ये जो स्टोरी है एक बॉय पे बेस्ड है जिसका नाम समीर है। उसको टीनेजर एज में जो जो प्रॉब्लम्स उसको सामना करना पड़ता है, उसको फेस करना पड़ता है, उसी के ऊपर ये बेस्ड है कहानी। और इसके राइटर है आर के मूर्ति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइफ इज़ हार्ड, आई टेल माई सेल्फ एज आई स्टैंड बिफोर द मिरर एंड वॉच एक्ने दैट ड्रेडेड स्कम ऑफ ए डिजीज़। तो इसमें जो राइटर है वो कहता है कि जीवन जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, कठिन है। मैं स्वयं से कहता हूँ जब मैं मिरर के सामने खड़ा होता हूँ और अपने जो एक्ने हैं, मुहासे हैं, उनको देखता हूँ, जो कि एक बीमारी के भयावह, मतलब बहुत भयानक बीमारी है। उसके कारण मेरे चेहरे पर क्या ला रहा है, तबाही ला रहा है। मतलब इस वो जो मेरे चेहरे पे बहुत सारी तबाही लेके आ रहे हैं। प्लेइंग हैवॉक विथ माई फेस, यानी विनाश ला रहे हैं मेरे चेहरे पे। आई विश आई कुड ड्राइव द पिम्पल्स आउट विथ ए वेव ऑफ द हैंड। मैं विश करता हूँ, मतलब कभी कभी मैं ऐसे विश करता हूँ कि मैं हाथ लगा दूंगा अपने फेस पे और ये जो मेरे फेस पे जो पिंपल्स है वो हट जाएंगे। यानी कि जैसे ही मैं अपने चेहरे के ऊपर हाथ फेरूंगा और मेरे जो एक्ने है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे, हट जाएंगे। Then I tell myself that acne is a temporary ravage that makes life a little less comfortable for a teenager. उसके बाद में मैं स्वयं से ही कहता हूँ कि जो मुहासे, जो एक्ने होता है वो अस्थायी विनाशकारी होता है, जो कि किसी भी टीनेजर के जीवन को थोड़ा कष्टकारी बना देता है, मतलब लेस कंफर्टेबल बना देता है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बना देता है। बट इट इज़ ए श्योर साइन ऑफ ए चाइल्ड मॉल्टिंग इनटू एन एडल्ट। लेकिन जो इस बात का जो ये चिन्ह है, मतलब ये साइन है, वो ये बताता है कि अब जो बच्चे हैं, जो टीनेजर है, वो क्या हो रहा है, वयस्क हो रहा है और उनके रूप में वो चेंज हो रहा है, मतलब एडल्ट हो रहा है। मॉल्टिंग यानी होता है बदलना, अपने आप को चेंज कर रहा है छोटे बच्चे से बड़े के रूप में। लाइफ इज टफ, आई टर्न अवे फ्रॉम द मिरर वैन इट स्ट्राइक्स मी लाइक ए बोल्ट ऑफ लाइटिंग। जीवन कठिन है जब ये विचार मेरे दिमाग में बिजली की तरह अचानक आता है, मतलब बोल्ट ऑफ लाइटिंग यानी बिजली की तरह अचानक आना। माई वॉइस हैज़ टर्न रफ, ऑलमोस्ट रॉकस। लाइफ इज टफ, आई टर्न अवे फ्रॉम द मिरर। वो कहता है कि जीवन कठिन है जब ये विचार मेरे दिमाग में बिजली की तरह आता है, तो मैं जो शीशे के पास में खड़ा होता हूँ वहाँ से मैं हट जाता हूँ। मैं ऐसा सोच के वहाँ से हट जाता हूँ। मेरी आवाज़ भारी, लगभग कर्कश हो गई है। रॉक्स यानी होता है कर्कश होना, भारी होना। इट ग्रेट्स, और ये मुझे बहुत ज़्यादा ग्रेट्स करती है, चुभती है। इफ़ आई मे ऐड, यदि मैं कहूँ, वेयर हैज़ माई स्वीट सॉफ्ट वॉइस गॉन, कि मेरी जो मीठी और कोमल आवाज़ है वो कहाँ चली गई है। मैं मतलब अब ऐसा सोचता हूँ कि मेरी जो पहले मीठी आवाज़ थी, कोमल आवाज़ थी, वो कहाँ पे चली गई है। हैव आई कैच ए कोल्ड, क्या मुझे जुकाम हो गया है। सच ग्रफनेस गोज हैंड इन हैंड विथ ए कोल्ड। वो आगे क्या कहता है, आवाज़ का यह भारीपन और जुकाम साथ साथ चलते हैं। मतलब जब जुकाम होता है तो आवाज़ भारी भी हो जाती है और हमें, मतलब आवाज़ भी भारी हो जाती है और हमें जुकाम भी हो जाता है, तो ये तो साथ साथ चलते रहते हैं। बट द कॉमन कॉल्ड एंड आई हैव नथिंग टू डू विथ ईच अदर एट लीस्ट एट दिस मोमेंट। लेकिन अब जो ये कॉमन कॉल्ड है, साधारण सा जुकाम है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, कम से कम इस समय तो बिल्कुल ही नहीं। मतलब मुझे कॉमन कोल्ड नहीं हुआ है, मुझे कुछ और ही हुआ है, वो खुद बोल रहा है। इज़ देयर एन अनकॉमन कॉल्ड ए लाइट बैंटर लिफ्ट माई स्पिरिट्स। तो वो क्या बोलता है कि जो कोई असामान्य जुकाम भी होता है तो ये हल्का मजाक मेरे उत्साह को बढ़ा देता है। मतलब वो बोल रहा है कि मुझे क्या है, मुझे कॉमन कोल्ड नहीं है, मुझे कुछ और ही हुआ है और अभी मेरा कॉमन कोल्ड से कोई मतलब नहीं है, ये मुझे अलग ही कोई चीज़ हुई है जो कि। तो वो क्या बोलता है, थोड़ा बहुत अपने आप से मजाक करता है और बोलता है कि नहीं, हो सकता है मुझे जुकाम भी हुआ हो। ए कॉमन कॉल्ड इज़ ए कॉमन टू ऑल मैनकाइंड। एक साधारण जुकाम सभी व्यक्तियों के लिए सामान्य बात है। यानी कि कोई भी व्यक्ति है तो उसके लिए जो जुकाम होती है सामान्य, वो एक नॉर्मल सी बात रहती है। बट एवरी टाइम आई कैच ए कोल्ड, लेकिन वो क्या कह रहा है, किंतु प्रत्येक बार जब भी मुझे जुकाम हो जाता है, यानी कि इट बिकम्स एन अनकॉमन वन फॉर अप्पा एंड अम्मा। तो जो मेरे अप्पा और अम्मा हैं उनके लिए असाधारण जुकाम ही होता है, मतलब उनके लिए तो अनकॉमन ही रहता है। वो सोचता है कि मुझे कोई बीमारी हो गई है, वो मेरा ज़्यादा केयर करने लग जाते हैं, मेरी ज़्यादा केयर करने लग जाते हैं।
दे थिंक आई हैव कम डाउन विथ डेंजरस कोल्ड। वे सोचते हैं कि मैं एक खतरनाक जुकाम के कारण कमज़ोर हो गया हूँ। वो ऐसा उन्हें लगता है कि कम डाउन विथ डेंजरस कोल्ड, कम डाउन यानी कमज़ोर हो जाना। मैं मतलब मुझे जो जुकाम हो गया है उससे मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया हूँ। वन दैट कुड किल, और वो ऐसा सोचते हैं कि ऐसा जुकाम जो कि मेरी जान भी ले सकता है, मुझे मार भी सकता है। दे फोर्स मी इंटू बेड, सेंड फॉर द डॉक्टर हु पम्प्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेडिसिन इंटू माई सिस्टम। वे मुझे ज़बरदस्ती बिस्तर पर लिटा देते हैं और एक डॉक्टर को बुला लेते हैं जो मेरे शरीर में सभी प्रकार की दवाइयाँ ज़बरदस्ती डाल देता है। मेरी जो सिस्टम है उसमें बहुत जो सारी दवाइयाँ हैं वो मेरे सिस्टम में डाल देता है ज़बरदस्ती। मतलब मुझे मन नहीं होता दवाई लेने का, लेकिन वो मेरे सिस्टम में डाल देता है। व्हेन आई टीज दैम फॉर बीइंग ओवर प्रोटेक्टिव दे ग्रंट। जब भी मैं उन्हें मतलब इस बात से कहता हूँ कि आप मेरी बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हो, जब मैं आवश्यकता से अधिक ध्यान देने के कारण मतलब उन्हें छेड़ता हूँ, मैं उनको टीज़ करता हूँ, तो वे नाराज़ हो जाते हैं, ग्रंट हो जाता है, मतलब गुस्सा दिखाने लग जाता है। हाउ वुड यू नो, यू आर टू यंग टू अंडरस्टैंड अवर फियर्स। तो वो क्या बोलते हैं कि तुम कैसे जानोगे, अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम हमारे डर को नहीं समझ सकते, मतलब तुम अभी ये सारी चीज़ें नहीं समझ सकते, तुम अभी बहुत छोटे बच्चे हो। आर ओनली चाइल्ड एप्पल ऑफ आइज। तुम हमारी मतलब एक ही संतान हो, हमारी आंखों के तारे हो, मतलब एक ही बच्ची हो हमारी और आंखों के तारे हो। एज इफ़ दे अंडरस्टैंड माई फियर्स। मानो कि वो मेरी जो प्रॉब्लम्स है उसको समझते हैं, मेरी फियर्स को समझते हैं। आई टू हैव माई फियर, आई टू हैव माई फियर। मेरी मतलब खुद की भी प्रॉब्लम्स हैं, खुद की भी फियर है। इट वॉज नॉट देयर टिल द अदर डे। यह पहले कभी नहीं थी, मतलब अभी तक तो ऐसा नहीं था कि मुझे किसी बात से फियर हो, लेकिन अब ऐसा होने लग गया है। बट सडनली आउट ऑफ नाउ वेयर इट हैज़ अपीयर्ड। लेकिन अचानक से ये पता नहीं कहाँ से स्टार्ट हो गई है, मतलब कहाँ से मुझे ऐसी फियर्स दिखाई देने लग गई है। पहले मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। इट फील्स ऑल माई वेकिंग थाट्स एंड हंट्स माई ड्रीम्स टू। इसने मेरे समस्त इट फील्स ऑल माई वेकिंग थाट्स एंड हंट्स माई ड्रीम्स टू। इसने मेरे जो समस्त जो विचार थे जो मेरे मन में आते थे, उसने नए नए विचार आने लग गए थे। और अब मेरी जो मतलब मेरे जो ड्रीम्स थे उसमें भी इसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लग गई। मतलब ये जो मुझे प्रॉब्लम हो गई है, मुझे एक्ने वाली प्रॉब्लम हो गई, इससे मैं कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे सपनों को भी इसने मतलब चकनाचूर कर दिया है, वो ऐसे कुछ सोचने लग जाता है। I try to dispel the fear. I tell myself only coward fear. I am no coward. But this bravado doesn't last long. तो आगे देखिए वो क्या बोलता है। किंतु मैं इस भय को भगाने का प्रयास कर रहा हूँ, मतलब मैं इस डर से मतलब इस डर को हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं खुद से ही कहता हूँ, केवल कायर जो व्यक्ति जो कावर्ड पर्सन है वो डरता है, और मैं कावर्ड नहीं हूँ, मैं कायर नहीं हूँ। किंतु ये जो ब्रेविडो है, मतलब मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूँ ना कि मैं कायर्ड नहीं हूँ, तो ये बहुत देर तक नहीं रहता है। मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं पॉजिटिव हमेशा सोचता हूँ कि नहीं मैं कायर्ड नहीं हूँ, मैं अपनी वीरता का प्रदर्शन करता हूँ, और ये बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चलता है। द मोर आई थिंक ऑफ इट द स्ट्रॉन्गर becomes the hold of this fear. I am no longer my usual self. I have become a stranger to myself. मैं इस विषय पर जितना अधिक सोचता हूँ उतना ही अधिक यह डर मुझे पकड़ लेता है, और मैं सामान्य नहीं रहा। मतलब उसे लगता है कि मैं सामान्य नहीं हूँ, मैं स्वयं के लिए अजनबी बन गया हूँ, स्ट्रेंजर बन गया हूँ मैं खुद के लिए। वो कहता है, टिल द अदर डे आई यूज टू फील हैप्पी व्हेन अम्मा वॉकड इन अनाउंस्ड, सर्वेट द रूम जेंटली चीडेड मी। आगे वो क्या बोलता है, कल तक मुझे प्रसन्नता होती थी, मैं हैप्पी होता था जब अम्मा मुझे बिना अनाउंस किए, मतलब बिना मुझे कोई बात बताए या बिना नॉक किए दरवाजे को, वो अंदर आती थी, कमरे का निरीक्षण करती थी, कमरे को सर्वे करती थी, उसका निरीक्षण करती थी। जेंटली चिडेड मी, और मुझे प्यार से फटकारती थी। चिडेड मी यानी होता है फटकारना, डांट लगाना। वो क्या बोलती थी उसकी मदर, इस दे से रूम और ए पिगस्टी, यह कमरा है या सूरों का बाड़ा है। एंड क्विकली गॉट डाउन टू द टास्क ऑफ क्लीनिंग द रूम। शी वुड वर्क एट इट विथ टोटल डेडिकेशन। और शीघ्र ही वो कमरे की सफाई में लग जाती थी, वो पूर्ण लगन के साथ, मतलब पूरे डेडिकेशन के साथ में वो अपना काम करती थी। The books would go back into the bookcase or the side rack, the caps and pens pulled apart by me. और किताबों को वापस रैक में या केस में रख देती थी, और पेन के ढक्कनों को जिनको मैंने अलग कर दिया था को वापस लगा देती थी। Would get reunited bits and pieces of crayons that dot the floor would go into the bin. The dust would be swept off the table and the room would gain a fresh look.
और उसके बाद में क्या होता है था कि जो चौक के टुकड़े होते हैं जिन्हें मैं फर्श पर मतलब डाल देता था, फर्श पर फेंक देता था, उससे क्या हो जाते थे, जो फ्लोर है उस पर धब्बे धब्बे हो जाते थे। तो उसको भी वो सही करती थी, रद्दी की टोकरी में डाल दिए जाते, वो सारी चीज़ें जो थी वो रद्दी की टोकरी में डाल देती थी। और मेज पर से, जो टेबल पर से जो गंदगी होती थी उसको सेप्ट कर देती थी, साफ़ कर देती थी, और कमरा वापस फ्रेश लुक के जैसा दिखाई देता था, मतलब एकदम न्यू हो जाता था कमरा उसको जब वो क्लीन करने आती थी। हाउ आई हेट हर नाउ वैन शी डज दैट। तो आगे वो बोलता है कि अब किंतु जब वह ऐसा करती है तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा घृणा होने लगती है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा नफरत होने लगती है वो ऐसा करती है तो। आई हैव पुट अप ए वार्निंग ऑन द डोर, और अब मैंने दरवाजे पर एक चेतावनी लगा दी है, वार्निंग दे दी है मैंने। नॉक बिफोर यू एंटर, प्रवेश करने के पूर्व दरवाज़ा खटखटाएं, यानी कि अंदर आने से पहले दरवाजा को नॉक करें। बीनीथ द अबव इंस्ट्रक्शन इज़ ए वार्निंग, उसके नीचे भी मैंने एक चेतावनी रखी थी, मतलब उस जो ये ऊपर लिखा हुआ था उसके नीचे भी एक और मैंने वार्निंग दे रखी थी। क्या दे रखी थी? माई रूम, लव इट और हेट इट, ये मेरा कमरा है, चाहे इसे मैं प्यार करूँ या फिर इससे मैं नफरत करूँ। अम्मा सीज द नोटिस बट बिहेव एज इफ इट इज़ ए ग्रीक और लैटिन। शी कंटिन्यूज टू स्टेप इन टू माई रूम अनमाइंडफुल ऑफ माई प्राइवेसी। तो अम्मा इस सूचना को देखती थी, इस नोटिस को देख लेती थी, किंतु ऐसा बिहेव करती थी मानो कि ये जो यूनानी और लैटिन लैंग्वेज है, मतलब वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी उसकी नोटिस पर, उसकी जो वार्निंग उसने दे रखी थी उस पर कोई भी ध्यान नहीं देती थी। वह मेरे कमरे में मेरी प्राइवेसी को बिना ध्यान में रख के घुसती थी। हाउ कैन आई मेक हर अंडरस्टैंड दैट आई नीड प्राइवेसी। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊँ कि मुझे जो प्राइवेसी है वो उसकी मुझे नीड है, यानी मुझे अकेलापन चाहिए, मतलब मैं अकेला रहना चाहता हूँ। वो बोलता है इफ़ ओनली शी सेंसेस द गॉस्मर थिन कर्टन दैट हैज़ कम अप बिटवीन मी एंड माई पेरेंट्स। वो आगे कहता है कि काश कि वो ये बात समझती, काश कि केवल बहुत जो बारीक पर जो झिल्लीदार जो पर्दा होता है, मकड़ी का जब जाल होता है तो एकदम एकदम बारीक सा पर्दा होता है, वैसा जो पर्दा है हमारे बीच में बन चुका है, मतलब मेरे और मेरे पेरेंट्स के बीच में बन गया है। इज़ दिस वॉट ग्रोइंग अप इज़ ऑल अबाउट ए मैटर ऑफ इंडिविजुअलिटी स्नैपिंग ऑफ बॉन्ड्स। क्या यही एडल्ट होने का मतलब होता है? वो बोल रहा है कि क्या यही जो वयस्क होने का अर्थ है, मतलब वो कह रहा है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो क्या यही इसका मतलब होता है कि मुझे अब ये सब पसंद नहीं आएगा और मैं अपने बंधनों को तोड़ रहा हूँ, यानी जो मेरे माता पिता के बीच में जो बंधन है उसको मैं तोड़ रहा हूँ। हु वांट्स टू स्नैप बॉन्ड्स विथ वंस पेरेंट्स, कौन अपने माता पिता के साथ बंधनों को कौन तोड़ना चाहता है? वो बोल रहा है कि कोई भी नहीं तोड़ना चाहता, ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ कि अब मेरा ऐसा मन कर रहा है। नॉट आई द वेरी थॉट मेक्स मी क्राई यट आई फील आई एम ड्रॉइंग अवे फॉर देम। वो आगे कह रहा है कि मैं महसूस करता हूँ कभी कभी, मतलब मैं ये सोचता हूँ तो मुझे रोना आ जाता है, मैं मतलब ऐसी बात सोचता हूँ कि ऐसा कैसे हो रहा है, तो मैं इसको सोच करके ही मैं चिल्लाने लग जाता हूँ, मैं रोने लग जाता हूँ। फिर भी मैं महसूस करता हूँ कि मैं उनसे यानी अपने माता पिता से क्या होता जा रहा हूँ, ड्राइंग अवे यानी दूर होता जा रहा हूँ। और आई एम इमेजिनिंग आई थिंक अप्पा इज़ वॉचफुल एंड वरी वैन ही मीट्स मी। और कभी कभी मैं ऐसा कल्पना करता हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो अप्पा है मेरे पिताजी हैं, मुझसे मिलते हैं तो वह बहुत सावधान या चौकन्ने रहते हैं। मतलब वो सोच रहा है कि जब भी मेरे पापा मुझसे मिलने आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सावधान और चौकन्ने रहते हैं। ऑफकोर्स हिज आइज ग्लीम विथ जॉय वेन एवर आई वॉक इन टू हिज प्रेजेंस। जब भी मैं वास्तव में जब भी मैं उनकी उपस्थिति में पहुँचता हूँ, यानी कहने का मतलब ये है कि जब मेरे पेरेंट्स, मेरे जो पापा है मेरे पास रहते थे और मैं उनके पास जाता था तो उनकी आईज़ है ना वो चमक जाती थी, मतलब जब मैं उनके पास उनसे मिलने जाता था तो उनकी जो आंखें हैं वो चमकने लग जाती थी। बट इज़ इट एज स्पॉन्टेनियस एट इज़ यूज टू बी, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा, मतलब पहले ऐसा स्वाभाविक था, सहज था, पहले ऐसे मेरे साथ होता, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और एम आई अनेबल टू फील इट्स वार्मथ बिकॉज ऑफ द कर्टेन दैट हैज़ कम अप बिटवीन अस। वो कहना चाह रहा है कि अब जो पर्दा हमारे बीच में आ गया है उसके कारण मैं उनके प्यार को नहीं समझ सकता हूँ। हो सकता है इस पर्दे के कारण ही मुझे एक भिन्न व्यक्ति समझते हो, यानी मुझे डिफरेंट समझते हो। बिकॉज ऑफ द कर्टन ही सीज मी एज समवन डिफरेंट, ए रैदर मिस्ट्री फिगर, इम्प्रिसाइज, वैग्यू एंड इल्यूसिव, डेवलपिंग ए फ्रॉम दैट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू गेज। वो आगे क्या कह रहा है देखिए, हो सकता है इस पर्दे के कारण ही मुझे एक भिन्न व्यक्ति समझते हो, एक धुंधली आकृति जो कि स्पष्ट नहीं है, मतलब अस्पष्ट दिखाई दे रही है, और ऐसी मतलब वो मुझे ऐसे शेप में देखते हैं जिससे कि
उनका अनुमान लगाना कठिन, यानी मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। वो समीर यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि मेरे पेरेंट्स जो मुझे समझाते हैं उससे मुझे बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मे बी ही टू इज़ स्केयर्ड ऑफ दिस न्यू फिगर, हो सकता है कि वो भी मेरी जो न्यू शेप है उसको देख करके, मेरा जो न्यू आकृति बना है, जो मैं गुस्सा करता हूँ उससे क्या पता वो भी भयभीत हो, डरे हुए हो। इज़ दैट वाई एट टाइम्स, क्या इसका यही कारण है। ही मेक्स एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू बी ओवरटली अफेक्शनेट, तो क्या इसका यही कारण है, कभी कभी वो सबके सामने मुझसे मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करने का दिखावा करते हैं, मतलब मुझे अतिरिक्त एफर्ट, मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं मुझे प्यार करने में। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। मे बी ही ट्राइज टू किल द फियर इन हिम बाय ट्रीटिंग मी विथ कॉशन, वो क्या बोलता है कि हो सकता है, मुझे मालूम नहीं, ऐसा हो सकता है कि वे अपने अंदर के भय को, यानी उनकी जो मन में जो डर है उसको वो ख़त्म करना चाह रही हूँ। मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने में बहुत ज़्यादा कॉशंस रहते हैं, यानी कि सावधान रहते हैं, केयरफुल रहते हैं। ही फाइंड सेफली इन ट्रीटिंग मी एज ए चाइल्ड, वह मेरे साथ एक बच्चे की भांति व्यवहार करके अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, मतलब मुझे एक चाइल्ड की तरह ही मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ही रन्स हिज फिंगर्स थ्रू माई थिक कर्ली हेयर, होल्ड्स माई हेड क्लोज टू हिज चेस्ट एंड पैट्स मी, वह मेरे मोटे और घुंघराले बालों में उंगलियां फेरते हैं, मेरे सिर को पकड़कर अपने सीने के पास में ले जाते हैं और मुझे थपथपाते हैं। आई वुड नॉट से आई हेट हिम फॉर डूइंग दैट, मैं उनसे ये नहीं कह सकता कि आप जो ये सब कर रहे हो उससे मुझे हेट है, मतलब मैं नफ़रत करता हूँ इन सब चीज़ों से, मैं उनसे डायरेक्टली ये बात नहीं बोल सकता। बट आई एम नॉट एबल टू इन्जॉय इट एज आई यूज़ टू, लेकिन अब मैं इस चीज़ का आनंद भी नहीं ले पा रहा हूँ, मतलब पहले मुझे प्यार करते थे, मुझे मज़ा आता था, लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा, मैं इन्जॉय नहीं कर पा रहा हूँ उस चीज़ को। वंस आई वुड गिव द वूल वर्ड फॉर बींग हेल्ड लविंगली बाय अप्पा, किंतु मैं इसका आनंद नहीं ले पा रहा, मतलब जैसे मैं पहले लिया करता था अप्पा के प्यार के लिए, कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि मैं सारा संसार छोड़ सकता था, मतलब पहले मुझे पापा में प्यार करते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं उनके प्यार में पूरी जो वर्ड है उसको मैं छोड़ सकता हूँ। नाउ आई फील एज इफ इट इज़ नॉट वॉट अप्पा शुड डू टू मी, तो अब वो आगे कह रहा है कि अब मैं ऐसा महसूस करता हूँ जैसा कि वह सब नहीं है जो अप्पा को मेरे साथ करना चाहिए, यानी कि जो पापा मुझे प्यार करते हैं, पहले मैं ऐसा सोचता था कि मैं उनके लिए अपने पूरे संसार को छोड़ सकता हूँ, लेकिन ऐसा अब कुछ नहीं है, अब मुझे बहुत अजीब लगता है जब वो मुझे प्यार करते हैं। इज़ इट नॉट टाइम, अब वो टाइम नहीं रहा है। आई टेल माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा दैट ही ट्रीट्स मी एज ए ग्रोन अप, कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं समझदार हो गया हूँ, और उन्हें मेरी मतलब मुझे उन्हें बच्चा नहीं समझना चाहिए, मैं बच्चा नहीं हूँ जो मेरे पास आते हैं और बार बार मुझे प्यार करते हैं। स्पेशली वैन ही हैज़ बीन रिमाइंडिंग मी टू बिहेव लाइक वन, जैसा कि वो मुझे समझाते हैं, वो मुझे ये सब बोलते हैं कि बड़ों की तरह व्यवहार करो, बड़ों की तरह बनो, तो उन्हें भी मुझे बड़ा समझना चाहिए और मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। आई फॉल एंड स्लिप एंड स्क्रीम विथ पेन बिकॉज ऑफ ए स्प्रैन, मैं गिर जाता हूँ और फिसल जाता हूँ और दर्द से ज़ोर से चिल्लाता हूँ। अम्मा इज़ ऑल काइंडनेस, अम्मा बहुत ज़्यादा काइंडनेस है, मतलब बहुत ज़्यादा दयालु है। नॉट अप्पा, अप्पा की जैसी नहीं है वो कैसी है, वो अम्मा जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो अप्पा की जैसी नहीं है। ही ग्रॉल्स, वह मुझे धीरे से बोलती हैं, धीरे से समझाती हैं। ही रोल्स, वे धीमे आवाज़ में बोलते हैं। यू आर 14 समीर, तुम 14 साल के हो गए हो समीर। इट इज़ टाइम यू लर्न हाउ टू बेयर पेन विथ स्टॉइक करेज, अब तुम्हें संयम और साहस से दर्द को सहना चाहिए। यू आर नो लॉन्गर ए चाइल्ड, अब तुम बच्चे नहीं हो, मतलब तुम बड़े हो गए हो। आई कांट फॉरगेट दोज वर्ड, मैं उन शब्दों को भूल नहीं सकता हूँ, मतलब जो उन्होंने मुझसे अभी अभी ये बात बोली उसे मैं बिल्कुल भी नहीं भूल सकता हूँ। नेक्स्ट इवनिंग बिफोर अप्पा हैज़ रिटर्न फ्रॉम ऑफिस आई वॉक अप टू अम्मा, नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम को अप्पा के दफ्तर से लौटने से पहले ही मैं अम्मा के पास जाता हूँ। शी वेलकम्स मी विथ ए बिग स्माइल, वो मेरा वेलकम करती है एक बिग स्माइल के साथ, यानी बड़ी मुस्कान के साथ वो मेरा वेलकम करती है। बट द स्माइल टर्न्स इनटू ए फ्रॉन व्हेन आई आस्क हर वेदर आई कुड गो फॉर ए पार्टी एट विशाल्स हाउस, लेकिन जो उनकी स्माइल है वो नाराज़गी में बदल जाती है जब मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या मैं विशाल के घर पार्टी में जा सकता हूँ। अम्मा सेज, अम्मा कहती है मस्ट बी बैक बिफोर 9, यानी कि 9 बजे से पहले ज़रूर लौट आना, उसकी अम्मा जो है वो ये बात बोलती है। अम्मा आई एम ग्रॉन अप नाउ, अम्मा मैं बड़ा हो गया हूँ अब। कैन आई नॉट स्टे आउट टिल ऑल माई फ्रेंड्स लीव, आई आस्क कैन आई नॉट स्टे आउट टिल ऑल माई फ्रेंड्स लीव, आई आस्क मैं उनसे पूछता हूँ क्या मैं तब तक वहाँ पे नहीं रुक सकता जब तक कि मेरे सभी मित्र पार्टी से ना चले जाएँ, यानी पार्टी जब तक ख़त्म नहीं हो जाए और मेरे सब मित्र ना चल जाए तब तक मैं वहाँ पे नहीं रुक सकता, मैंने ऐसा पूछा। अब देखिए आगे क्या बोलते हैं। यू थिंक यू आर ओल्ड एनफ टू बी ऑन यूर ओन समीर,
तो उसकी अम्मा क्या बोलती है, समीर तुम सोचते हो कि तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम अपनी इच्छा से काम करो। रिमेंबर, याद रखना, यू आर स्टिल ए चाइल्ड इवन थो यू थिंक अदरवाइज। कि क्या बोलती है कि तुम याद रखना कि तुम इतने बड़े नहीं हो गए हो कि तुम अपनी इच्छा से काम करो। ये याद रखो कि तुम अभी तक बच्चे हो, चाहे तुम ऐसा ना सोचो। मतलब तुम ऐसा सोचते हो कि तुम बड़े हो गए हो और तुम ये बात नहीं जानते कि तुम बच्चे हो, लेकिन तुम्हें फिर भी ये समझना चाहिए कि तुम अभी मेरे लिए छोटे हो। यू आर इन बिटवीन एज ए टीनेजर, तुम अभी टीनेजर की एज में हो, ना तो तुम बड़े हो और ना ही तुम बहुत ज़्यादा किशोर हो गए हो। तो तुम मतलब बीच की एज में हो, युवा भी नहीं हो और टीनेजर भी नहीं रहे अब। दैट रेजेस माई हैकल्स, इससे मैं नाराज़ हो गया हूँ। इसके बाद में मैं नाराज़ हो जाता हूँ। आई स्टैम्प माई फीट शाउट एट हर, उसके बाद में मैं अपने पैर ज़मीन पर पटके और उस पर चिल्लाया, मैं काफ़ी बड़ा हूँ। उसने क्या बोला, आई एम ओल्ड इनफ अम्मा, मैं बहुत बड़ा हो चुका हूँ। ओल्ड इनफ टू बी ऑन माई ओवन, इतना बड़ा कि मैं अपनी मर्जी से काम कर सकूँ। यानी वो बोलता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ और अपनी मर्जी से मैं अब सब कुछ काम कर सकता हूँ। आई विल नॉट अलाउ माई सेल्फ टू बी ट्रीटेड लाइक ए किड, और अब मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता कि आप सब मेरे साथ एक बच्चे के जैसा व्यवहार करो, मतलब बच्चों जैसा मेरे साथ व्यवहार करो। मैं छोटे जैसे बच्चों के जैसा व्यवहार नहीं होने दूंगा अपने साथ में। शी गिव्स मी ए स्टर्न लुक एंड एजर्ट्स फॉर्मली, वह मेरी तरफ कठोरता से देखती है और दृढ़ता से कहती है, एजर्ट्स यानी होता है दृढ़पूर्वक, को मुझसे कहती है, माई डिसीजन इज़ फाइनल, मेरा जो डिसीजन है वो फाइनल है। नो पार्टी फॉर यू, तुम्हारे लिए कोई पार्टी नहीं है। नॉट टुडे नॉट एवर, ना आज ना कभी। आई डो नॉट वॉन्ट यू टू एंड अप एज ए वाइल्ड कोल्ट, मैं तुम्हें जंगली घोड़े के बच्चों के समान मतलब गंवार बनकर नहीं रहने दूंगी। तुम्हारे लिए कोई पार्टी नहीं है, ना तो आज ना कल। वी विल कंटिन्यूज दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो।